पे इसके बारे में देखते हैं। तो हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, उन्होंने प्लान किया है कि जो मनरेगा है, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 में लागू हुआ था, इसको एक नई स्कीम की मदद से रिप्लेस कर देंगे। इस नई स्कीम को बोलेंगे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल। ठीक है, शॉर्ट फॉर वीबीजी राम जी। ठीक है, यानी कि ग्राम हो जाएगा वो जी राम की जगह। ठीक है, तो वीबीजी, तो जी इज फॉर गारंटी। ठीक है, लेकिन उसको अगर आप ग्राम कर लोगे तो इट्स इजियर टू लर्न। ठीक है, तो ग्राम जी, वीबी ग्राम जी। ठीक है, सो वीबी इज फॉर विकसित भारत, ग्राम का फुल फॉर्म है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, एंड जी जो है ब्रैकेट में दैट इज ग्रामीण, तो वीबी ग्राम। ठीक है, एक्चुअली में इसका नाम क्या होगा, वीबी ग्राम, ध्यान रखेंगे। तो मनरेगा का नाम बदल के अब क्या हो रहा है, वीबी ग्राम। ठीक है, ग्राम का एक और बार हम रिवाइज करते हैं, क्या है फुल फॉर्म, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, अब इसमें एक चेंज जो हमने कल देख लिया था वो ये था कि भैया 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जगह अब 125 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेंगे, यानी कि यहाँ वर्कर्स को थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा कि भैया 25 दिन का एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उन्हें मिल रहा है। अब यहाँ पे आप डिमांड ड्रिवन और सप्लाई ड्रिवन ये दोनों चीज़ें देखेंगे। ठीक है, ये जो वीबी ग्राम है ये चेंज हो रहा है कहाँ से, डिमांड ड्रिवन से सप्लाई ड्रिवन। ठीक है, पहले डिमांड ड्रिवन था, यानी कि अब आप देखोगे अगर हम पुराने कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इसका मेजर बर्डन जो है, जितना भी हमारा मनरेगा स्कीम है उसका जो मेजर बर्डन है फाइनेंसिस का, वो सेंटर उठाती थी। ठीक है, अबाउट 80% सेंटर उठाती थी, 20% के लगभग कुछ स्टेट उठाती थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने एक तो सेंटर ने अपना 60-40 शिफ्ट कर दिया रेशियो। ठीक है, पहली चीज़ ये हुई। दूसरा जो यहाँ पे चीज़ हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि पहले ऐसा था कि अगर डिमांड ज़्यादा आ रही है तो फिर स्टेट जो है वो सेंटर पर बहुत ज़्यादा बर्डन लगाते थे कि भैया अब जो है ज़्यादा डिमांड आ रही है, आपको और फंड्स रिलीज करने पड़ेंगे और फंड्स एलोकेट करने पड़ेंगे। अब पहले ना मनरेगा के लिए बजट में कभी भी अलग से फंड्स डिसाइडेड नहीं होते थे। ठीक है, कभी भी आपने पुराने बजट में अलग से मनरेगा के लिए फंड्स डिसाइडेड और एलोकेटेड नहीं देखा होगा। ठीक है, एक रफ फैक्टर रहता था हमेशा। अब वो रफ फैक्टर के चलते क्या होता था कि बहुत सारे स्टेट्स एक्स्ट्रा डिमांड करते थे कि भैया और ज़्यादा वर्कर्स को नौकरी चाहिए, और ज़्यादा वर्कर्स हैं, और ज़्यादा वर्कर्स हैं। तो क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर डेटा सेट मौजूद नहीं था, इसके साथ पर्टिकुलर फंड एलोकेटेड नहीं था, तो बहुत बार दिक्कतें आती थी। कहीं-कहीं वर्कर्स को चाहिए होती थी जॉब पर मिलती नहीं थी। कहीं-कहीं जो है जॉब्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी और बीच में करप्शन भी हो जाता था। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें चलती रहती थी। अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा-सा कर्ब करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए सेंटर ने 2 चीज़ें करी। पहला, सेंटर और स्टेट का जो डिवीज़न था इसका फाइनेंसेस बियर करने का, तो वो 60-40 कर दिया। 60% अब सेंटर उठाएगी, 40% अब स्टेट उठाएगी। दूसरी चीज़ जो इन्होंने करी है वो है डिमांड ड्रिवन से सप्लाई ड्रिवन। यानी कि अब ये लोग पहले से ही बजट में प्री डिसाइडेड फंड एलोकेट करके रखेंगे कि भैया इतना फंड है, ये फंड पूरा मनरेगा यानी कि अब जो वीबी ग्राम हो गया है उन नौकरियों के लिए रखा हुआ है, उन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए रखा हुआ है, और इसी फंड के अराउंड हमें पूरा मैनेजमेंट करना है, रेदर देन एक अनडिसाइडेड फैक्टर रहे और फिर अलग अलग जगह से एकदम से डिमांड्स आ जाएं और उन डिमांड्स को मीट करने के लिए बाकी डेवलपमेंट प्लान्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स को रोकना पड़ रहा है। समझ रहे हैं? सो ये सब जो अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ है इनको कंट्रोल और प्लान्ड बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट लाए हैं कि 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के 125 कर दिया। एक तो जो हमारा डिवीजन था उसको 60-40 कर दिया सेंटर और स्टेट के बीच में। थर्ड, ये जो पहले डिमांड ड्रिवन था अब उसको सप्लाई ड्रिवन कर दिया, यानी कि पहले फंड एलोकेट होंगे एंड देन द जॉब्स विल बी गिवन आउट। ठीक है, पहले उल्टा होता था, पहले जॉब्स ऐसे देते थे एंड देन दे यूज्ड टू आस्क सेंटर फॉर मोर मनी। अब उसके कारण क्या होता है, मनी मैनेजमेंट डिसबैलेंस हो जाता था। ठीक है, अब क्योंकि उसका जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है उसके कारण व्हाट यूज्ड टू हैपन कि अदर प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बहुत हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये कुछ 1-2 लाख का डिफरेंस आ रहा है, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स का डिफरेंस आ जाता था। ठीक है, उसके कारण अदर प्रोजेक्ट्स यूज्ड टू गेट हिंडर। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पे दिक्कत जो थी वो रिजॉल्व कर ली गई, यानी कि प्रोजेक्ट सारे चलते रहेंगे। साथ ही साथ वर्कर्स को एक क्वेश्चन था कि भैया 100 दिन का हमें एम्प्लॉयमेंट गारंटी दिया जाता है, लेकिन एवरेज निकला मात्र 50 दिन का, यानी कि ओवरऑल जब हमने देखा तो मात्र 50 दिन के एवरेज पे ही जो है वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था, मतलब 50 दिन का वर्कर्स का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे 100 डेज का जो गारंटीड था एम्प्लॉयमेंट वो फॉलो नहीं हो रहा था, तो उसको 125 किया और उसको फॉलो करेंगे प्रॉपरली एंड सेंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन हैपेंड। तो एक बार वापस से इसको देख लीजिए, चेंजेस इन द न्यू स्कीम। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरे साथ ही आप लोगों को ये याद हो जाए, है ना, मेरे साथ ये याद हो जाए, दिस इज माई एम, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इधर इट विल कम इन CAPF, AFCAT, CDS और NDA।
या सभी में आ सकता है, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मनरेगा भारत की वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल स्कीम थी फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबरर्स फ्रॉम द रूरल सेक्टर। ठीक है, यानी कि गांव वाला जो सेक्टर है, हमारा गांव का जो लैंडस्केप है, वहाँ पे स्किल्ड अनस्किल्ड लेबरर्स को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा स्कीम भारत का मनरेगा ही था। अब अगर इसमें चेंजेस आने हैं तो इस पूरे चेंज को ध्यान से पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इतनी बड़ी स्कीम जब चेंज हो रही है तो इसका इंपॉर्टेंस भी है, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे प्रेजेंट लीगल गारंटी ऑफ 100 डेज जो है, जो जिसमें वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उसको हम बदल के क्या कर रहे हैं, उसको हम 125 डेज कर दे रहे हैं। ये तो हमने कल ही देखा था। इसी के साथ जो डिमांड ड्रिवन है वो चेंज करके अब सप्लाई ड्रिवन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है फ्रॉम डिमांड ड्रिवन टू सप्लाई ड्रिवन। ठीक है, और देखिए आगे, अब ये जो फंड शेयरिंग है, पहले ऐसी होती थी कि अंडर मनरेगा द सेंटर बोर 100% ऑफ वेजेस एंड 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, यानी कि 80-20 भी नहीं, दैट वाज 90-10 अर्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जितना भी फाइनेंसेस जाते थे, मतलब जितनी भी तनख्वाह जाती थी, वो 100% पूरी स्टेट की तरफ से जाती थी। 100% जो तनख्वाह वर्कर्स को जाती थी वो 100% सेंटर बियर करता था, और जो मटेरियल कॉस्ट है वो उसका 75% सेंटर बियर करता था, 25% स्टेट बियर करता था। तो जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो 90% पूरा का पूरा फंड जो है वो सेंटर दे रहा है, और 10% मात्र स्टेट दे रहा था। और ये जो फंड का रेशियो था ये भी प्री डिसाइडेड नहीं था, यानी कि पहले से नहीं पता होता था कि कितना फंड हमें डेडिकेट करना पड़ेगा इस जगह। क्योंकि फंड प्री डिसाइडेड नहीं था तो बजट प्लानिंग में दिक्कतें आती थी। प्लान्ड बजट जब हमारा पास हो गया है मेजोरिटी से, व्हेन द बजट इज पास्ड विथ मेजोरिटी इन द सेशन, उसके बाद अगर हमारे कुछ बाकी अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर के कारण हमारे जो पास किए हुए नियम हैं या प्लान्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल प्लान्स हैं, उनमें अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर इट हैम्पर्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान से स्टिक रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एनोमली है ना, इसको रिजॉल्व करने के लिए एक चीज़ कर दी कि अब पहले से ही फंड प्री डिसाइडेड रहेंगे। ठीक है, वीबी ग्राम जी जो है ये क्या करेगा, ये 60-40 रेशियो पर आ जाएगा सेंटर स्टेट के लिए। ठीक है, यानी कि पहले जो 100% वेजेस में, यानी कि 100% तनख्वाह पहले सेंटर देती थी, अब 60% सेंटर देगी, बाकी स्टेट देगी। सिमिलरली जो पूरा मतलब 75% वेजेस के बाद जो 75% रॉ मटेरियल है या मटेरियल चार्जेस हैं जो सेंटर बियर करता था, अब उसका भी हमारा यहाँ पे प्रॉपर 60-40 बंटवारा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 90-10 पैटर्न जो है ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स में लिमिटेड रहेगा और यूनियन टेरिटरीज में लिमिटेड रहेगा। यानी कि आप देखोगे कि मल्टीपल जितने भी हमारे मेजर स्टेट्स हैं ना, जितने भी मेजर राज्य हैं, उनमें 60-40 तो अब इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, कुछ कुछ हमारे जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, वहाँ पे अभी भी 90-10 चलेगा। ठीक है, सो मेजर राज्यों में जो कि पर्टिकुलरली डेवलप्ड है ना, अच्छा कर सकते हैं ऑन देयर ओन, वहाँ पर 60-40 का यहाँ पे चेंजेस देखे जा रहे हैं। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज हैं और जो बॉर्डर एरियाज है, ठीक है, वहाँ पर आप देखोगे कि अभी भी 90-10 पैटर्न चल रहा है। ओके, चलिए अब यहाँ पे बजट और इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो एनुअल एलोकेशन जो है पहले से ही कैप और फिक्स रहेगा, है ना, पहले से ही ये कैप्ड रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, प्री डिसाइडेड रहेगा। ठीक है, जो पहले नहीं होता था। तो फिक्स बजट एनवेलप में हम मनरेगा यानी कि अब जो वीबी ग्राम हो गई है उसका एलोकेशन फिक्स करके रखेंगे। इसी के साथ स्टेट्स को कितने पैसे देने हैं, यूनियन टेरिटरीज में कितने पैसे जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना योगदान रहेगा, ये भी पहले से डिसाइड होगा। लेकिन किस प्रकार डिसाइड होगा अभी वो आगे नोटिफाई करेंगे। ठीक है, आर्टिकल में अभी मेंशन नहीं किया हुआ है, यानी इस पर डिस्कशन अभी नहीं हुआ है। आगे देखिए, द बिल अलाउज सेंटर टू पॉज द स्कीम ड्यूरिंग पीक एग्रीकल्चरल सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो पीक एग्रीकल्चरल सीजन्स होते हैं, अब वहाँ पे क्या होता है कि कोई कोई जगह पर अगर 100, अब 125 जो हो गया है, ये डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर ऐसे सीजन में दें जब पीक एग्रीकल्चर पीरियड चल रहा है। अब आप देखो जब एग्रीकल्चर पीरियड बहुत ज़्यादा पीक पे चलता है तो किसी को भी समय नहीं है गांव में, है ना, वो सुबह से लेकर रात, पूरी रात भी लगे रहते हैं खेती में। ठीक है, उनको हर एक चीज़ खुद से देखनी होती है। तो अगर आप जिनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो वो अवेलेबल ही नहीं है तो आपका ये पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी जो विंडो है ये खराब जा रहा है, खाली जा रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद में मिसमैच हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो पीक एग्रीकल्चर सीजन है उस पर एनीवेज हमारे पास लेबर अवेलेबल होते ही नहीं है, कुछ गिन चुन के आते हैं, और फिर जो बचे हुए लेबर बाद में आ रहे हैं उनका नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर सब कुछ एक साथ हो, एक अलाइनमेंट में हो, प्लान्ड तरीके से हो। इसलिए एग्रीकल्चर सीजन जब पीक पर रहता है, यानी कि जब
एकदम से सोइंग और ये सब करना रहती है, कल्टीवेशन करना रहता है, हार्वेस्ट करना रहता है, तो ये वो वाला टाइम रहता है जब बहुत बिज़ी रहता है किसान। क्योंकि उसी टाइम आपको हार्वेस्टिंग, कल्टीवेशन ये सब कुछ भी करना है और उसके कुछ ही दिन बाद यानी कि 5-6 दिन के ही डिफरेंस से आपको वो सब अनाज मंडी में भी ले जाना है और उसी के 2-3 दिन में आपको नया क्रॉप भी जो है वो बोना है, नई सीड्स भी बोनी है। तो यहाँ पे वो विंडो ऐसा रहता है कि बहुत बिज़ी रहता है ना? तो उस विंडो में किसानों को बिल्कुल समय नहीं रहता, उनको मतलब उनको सोना भी ऐसा रहता है कि वो नींद भी अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि उनको खेत की और अपनी जितनी भी क्रॉप्स उगी हैं उनकी रखवाली करनी है। तो ऐसे में उनके पास कैसे ही टाइम आएगा मनरेगा, अब जो वीबीग्राम हो गया है वहाँ पर अवेलेबिलिटी देने का, ठीक है? तो यहाँ पे बिल ने सेंटर को अलाउ कर दिया है कि जो पीक एग्रीकल्चर सीजन है उसमें सेंटर जो है इसे पॉज कर दे, ठीक है? और ये जो है इसीलिए क्योंकि इस समय लेबर अवेलेबल नहीं रहते हैं, ठीक है? लेकिन इसके नेगेटिव रिपरकशंस भी हो सकते हैं। नेगेटिव रिपरकशंस ये हो सकते हैं कि पीक लेबर सीज़न में अगर कोई लेबर है जो खेती में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसका नुकसान है यहाँ पे, ठीक है? सो अगर कोई वर्कर है जिसका खुद का लैंड नहीं है या जो फार्मिंग नहीं करता, जो खेती में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसका यहाँ पे नुकसान होगा कि इस टाइम पे वो काम कर सकता था, वो अपनी नीड्स को मीट कर सकता था, ठीक है? सो यूनियन गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा ग्रेटर कंट्रोल ऑब्जर्व कर रही है कि भैया काम कब शुरू होगा, काम कब खत्म होगा, उस बेसिस पे। अब अगर हम राइट्स की बात करते हैं तो ये पूरे बिल के चलते ना बहुत ज़्यादा राइट्स को लेके बात हुई है, राइट टू वर्क को लेके बात हुई है कि यहाँ पर हम वर्कर्स के काम को कंट्रोल कर रहे हैं, जो हमारे डेली लेबरर्स हैं उनके काम को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे क्रिटिक्स का कहना है कि इस बिल के रेगुलेशन से व्हाट इज़ हैपनिंग कि आप डिसाइड कर रहे हो वर्कर्स कब यहाँ पर आएंगे, कब नहीं आएंगे, कब उनका एग्रीकल्चर, यानी यू हैव प्री डिसाइडेड फॉर देम, ठीक है? सो ये जो है कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को हैम्पर कर रहा है, ऐसे बहुत सारे क्रिटिक्स का कहना है। ओके, अब यहाँ पे फ्रेमवर्क जो है स्ट्रॉन्ग राइट बेस से हट के डिमांड ड्रिवन आर्किटेक्चर पे चला गया है। यानी कि पहले ऐसा होता था कि भैया अगर डिमांड ज़्यादा आ रही है तो हम उन डिमांड्स को मीट करेंगे, ठीक है, भले ही हमारे बाकी प्लान्स डिस्टर्ब हो जाएं, लेकिन हमने अगर उनको प्रॉमिस किया है 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, तो हम उनकी डिमांड को मीट करेंगे। सेंटर को डिमांड को मीट करना है, स्टेट को डिमांड को मीट करना है। लेकिन अब ऐसा हो गया है, अब सप्लाई ड्रिवन है, यानी कि जितने फंड एलोकेटेड हैं उन्हीं में सब कुछ हमें एडजस्ट करना है, ठीक है? अब ये पूरा डिपेंड करता है कि फंड एलोकेशन किस प्रकार से हो रहा है। अगर हम कम फंड एलोकेट करेंगे तो लोगों को यानी कि वर्कर्स को बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। जो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है जिसमें बहुत सारे वर्कर्स और उनके परिवार आश्रित होते हैं, हो सकता है उन्हें दिक्कत आए आगे जाके, अगर सेंटर इसे सही तरीके से रेगुलेट ना करे। अगर सेंटर इस पे सही तरीके से अगर रेगुलरली, पंक्चुअली, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर ये होता बहुत कम है, ठीक है? तो सेंटर अगर इस पे सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो इससे वर्कर्स का बहुत नुकसान हो सकता है। दिस इज़ व्हाट क्रिटिक्स आर सेइंग। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव एंगल हमें देखना है, ठीक है? इसमें कुछ चीज़ें बेहतर के लिए बदली है, लेकिन कुछ चीज़ें वर्कर्स का नुकसान कर सकती हैं। चलिए, अब यहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग फीचर हैं, जैसे आधार बेस्ड पेमेंट ये रहेगा, मोबाइल ऐप बेस्ड अटेंडेंस ये भी रहेगा, जियो टैगिंग रहेगी, वर्क साइट्स रहेंगी, ठीक है? सो यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ों को फॉर्मलाइज किया है जो पहले फॉर्मलाइज नहीं थी, जिसे वर्कर्स साबित नहीं कर पाते थे। अब बहुत जगह क्या होता था, मतलब ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि रिजॉल्व हुई है। बहुत जगह क्या होता था कि वर्कर्स की अटेंडेंस वो नोट नहीं करते थे। अब इन्हें अटेंडेंस के हिसाब से वेज मिलेगी बच्चों, ठीक है? 100 दिन की वेज है तो वो इस हिसाब से नहीं मिलेगी कि एक बार दाखिला हो गया और भले ही 100 दिन मत आओ और आपको पेमेंट मिल जाएगा, नहीं। आप दिन भर काम करेंगे, जिस जिस दिन आप काम करेंगे, जिस जिस दिन आपकी अटेंडेंस रजिस्टर होगी, उस दिन का आपको पेमेंट मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग वर्कर्स के साथ बहुत धोखाधड़ी करते थे, वो उनकी अटेंडेंस रजिस्टर नहीं करते थे, क्योंकि सब कुछ मैनुअली होता था, हाथ से होता था, है ना? रजिस्टर्स वगैरह में खुद से एंट्री होती थी, तो बहुत सारे इनके जो हेड्स हैं या जो मैनेज कर रहे हैं ये सब, वो इनकी जो एंट्री है वो रजिस्टर नहीं करते थे और जो इनका पैसा है वो खुद हड़प लेते थे और ये बहुत लार्ज स्केल पे चलता था। तो यहाँ पे इस सबको डिजिटाइज कर दिया है, यानी कि वर्कर अब खुद से ही अपना अटेंडेंस एंटर कर सकते हैं और आधार बेस्ड पूरा पेमेंट सिस्टम होगा, ताकि पेमेंट पता पड़ेगा कि प्रॉपरली गया है कि नहीं, डिलीवर हुआ है कि नहीं। इसके साथ मोबाइल ऐप बेस्ड अटेंडेंस है, यानी कि वर्कर अब अपने फ़ोन से अटेंडेंस लगा सकते हैं, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि कोई और रजिस्टर मेंटेन कर रहा है और उस रजिस्टर में उनसे हाथ पैर जोड़ के अपनी अटेंडेंस लगवानी पड़ रही हो। मतलब आप देखिए, वर्कर पूरे दिन भर काम भी करते थे और उसके बाद भी उनकी अटेंडेंस रजिस्टर नहीं होती थी, जिनका उनका पैसे नहीं मिलता था। तो पूरा दिन गया, उनकी मेहनत गई और उनका पैसा भी उन्हें नहीं मिला। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, तो इसका समाधान करने के लिए मोबाइल बेस्ड रजिस्टर अटेंडेंस वाला सिस्टम शुरू हो गया, यानी कि वर्कर्स के फ़ोन में ही अब वो ऐप रहेगा, उस ऐप में ये लोग लॉगिन करके अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। नाउ दे डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स। जियो टैगिंग की भी यहाँ पे है कि भैया
जियो टैगिंग से भी पता पड़ जाएगा कि वर्कर्स कहाँ हैं कहाँ नहीं, है ना? तो उससे एक प्रूफ या एविडेंस आ जाएगा जब भी वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स का इस तरफ थोड़ा-सा स्ट्रेंथनिंग हुआ है कि चलो ठीक है, वो अब साबित कर पाएँगे कि भैया दे वर देयर, उनके पास अब उनके जो चीज़ें थी, उनके अटेंडेंस वाली जो इश्यू थी, अब वो डिजिटलाइज़ तरीके से हमने सॉल्व कर दी है। इसीलिए कहीं न कहीं डिजिटाइज़ेशन अच्छा भी है बच्चों, ठीक है? डिजिटाइज़ेशन जो है करप्शन हटाता है, मिसमैनेजमेंट हटाता है, फॉल्स क्लेम्स हटा देता है, तो डिजिटाइज़ेशन इसलिए अच्छा भी है। ओके, चलिए अब आगे देखिए, जो स्टेट्स हैं उन्होंने बेसिकली, ठीक है, ये तो है कि भैया अब सेंटर और स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग-अलग हो गया है। पहले 90-10 था, अब 60-40 हो गया है। तो अब ये भी समझने की बात है कि इसमें राज्यों के ऊपर बर्डन आ गया है, ठीक है? पहले स्टेट सारा बर्डन मतलब सेंटर सारा बर्डन उठा लेता था, तो स्टेट्स को कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता था। स्टेट्स वर रिलेटिवली वेरी रिलैक्स्ड, ठीक है? कि ठीक है, मनरेगा है, ओके फाइन, सेंटर देख लेगा, है ना? पर अब क्या है, स्टेट को पेमेंट देनी है ना? 40% ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन इज नाउ ऑन द स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट को अब थोड़ा मुश्किल हो रही है, पहले 10 था, अब 40, सीधे 30%। और ये 30% ऐसा तो है नहीं कि 100 रुपये पे 30% बढ़ाया, है ना? थाउजेंड्स ऑफ करोड़ पे 30%। सो यहाँ पे बहुत सारे क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि भैया स्टेट्स पे एकदम से बर्डन बढ़ गया है, ओके, पेमेंट का। चलिए, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है बच्चों, वो ये है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट अच्छे से, एक तो 125 दिन के लिए हो, जितने भी वर्कर्स हैं उनको उनके अधिकार इस प्रकार से मिले कि वो जस्टिफाई कर पाए, उनके साथ कुछ ऐसे करप्शन की घटनाएं ज़्यादा ना हो। और ये इसीलिए है कि जब तक रूरल एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक हमारा ये जो सपना है ना कि 2047, यानी कि जब हमें 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के, हमारा एक सपना है 2047 अमृतकाल विजन। वो सपना है कि 2047 में हमें डेवलप्ड होना है, ठीक है? तो जब तक रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट हम नहीं करेंगे, तो 2047 का डेवलपमेंट बहुत दूर की कहानी है, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ समझते हुए हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बढ़ा के रूरल एम्प्लॉयमेंट को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, ठीक है? अपोजिशन के कंसर्न्स एक बार देख लीजिए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी वाला नाम क्यों बदलना है, ठीक है? महात्मा गांधी का नाम क्यों बदला, है ना? नाम के ऊपर हमारे यहाँ बहुत चर्चा होती है, इसका नाम, उसके नाम, ये नाम, वो नाम। तो पहले तो ये कि नाम क्यों बदला। दूसरा अपोजिशन का कंसर्न है कि सप्लाई ड्रिवन से क्या होगा, एक तो कि हो सकता है कि फंड्स के कारण कहीं न कहीं किसी को जॉब जो है ना मिले, वहाँ दिक्कत आ जाए। तीसरा जो इनका था कि स्टेट को ज़्यादा बर्डन शेयर करना पड़ेगा फंड्स का, है ना? तो इससे क्या होगा, रूरल वर्कर्स के अधिकारों पे हो सकता है दिक्कतें आए, रूरल वर्कर्स की वर्किंग पे दिक्कतें आए। तो ये 3 कंसर्न्स थे जिस पे अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा ज़ोर डाला, ठीक है? सो वी नो द पॉजिटिव्स, वी ऑल्सो नो द नेगेटिव्स, ओके? अब यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है ऑल द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ व्हाट इज मनरेगा, ठीक है? मनरेगा क्या करता था, मनरेगा से वीबी ग्राम कैसे अलग होगा, ठीक है? वीबी ग्राम जी, जो जी ब्रैकेट में, दैट स्टैंड्स फॉर ग्रामीण, ओके? चलिए, अब यहाँ पे देखिए एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने एडवांटेजेस का भी अलग से आप लोगों के लिए पूरा प्रिपरेशन किया था कि एडवांटेजेस भी हमें पता होना चाहिए सारे। तो एडवांटेजेस जो है वो है कि भैया हायर गारंटीड वर्क डेज मिलने वाले हैं, साथ ही बजट जो है हमारा पहले से प्लान रहेगा, तो हम आराम से उसे फोकस कर सकते हैं, बचे हुए प्लान्स को हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, बचे हुए बजट्स को हम गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये स्कीम से क्या होगा, गारंटी रेस हो रही है 100 टू 125 डेज, ठीक है? नेक्स्ट, ये जो वर्क्स है ये एडवांस में प्लान हो रहे हैं क्योंकि सप्लाई ड्रिवन हो गया है। तो एक जो प्रॉब्लम आती थी, एकदम से डिमांड आ गई, उसे मीट नहीं कर पा रहे, ये वाली प्रॉब्लम अब खत्म हो जाएंगी, ठीक है? बजटिंग के कारण क्या होगा, लीकेजेस कम हो जाएंगे, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, कैप्ड एलोकेशन रहेगा और वो यूनियन बजटिंग के साथ ही रिलीज होगा, तो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए प्रिडिक्टेबल रहेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि अनफोर्सिन खर्चा एकदम से आ गया, एकदम से बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ गई, पता ही नहीं है कि ये फंड कहाँ पे कैसे जाने वाले हैं। और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का या दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का फंड वहाँ से निकाल के यहाँ देना पड़ रहा है, तो 2 जगह का नुकसान हो रहा है। ये सब नहीं करना पड़ेगा, पहले से ही हम प्री डिसाइडेड तरीके से काम करेंगे। चलिए, सो मनरेगा जो थी बच्चों, ये ओपन एंडेड थी यानी कि डिमांड बेस्ड थी, है ना? अब हम इसको क्लोज करके सप्लाई बेस्ड करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया है कि ज़्यादा प्लानिंग, जियो टैगिंग, डिजिटल अटेंडेंस, बायोमेट्रिक पेमेंट से क्या होगा, जो घोस्ट वर्क है ना, वो भी क्योर होंगे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्कर्स के साथ गलत होता था, बहुत जगह ऐसा भी है कि वर्कर्स जो है ऐसा बोल रहे थे कि मैं तो आया हूँ, लेकिन वो जाते नहीं थे काम करने, ठीक है? सो यहाँ पे जियो टैगिंग को मोबाइल अटेंडेंस के साथ इसीलिए लिंक किया है ताकि मोबाइल अटेंडेंस तभी लगे जब वो वर्कर वहाँ दिखे, ठीक है? जियो टैगिंग की मदद से वर्कर को लोकेट कर लिया जाएगा एंड देन मोबाइल अटेंडेंस विल वेरीफाई दैट ओके दिस वर्कर इज प्रेजेंट हियर। तो दोनों तरफ से हमारे यहाँ जो है करप्शन होता था, वर्कर्स की तरफ से भी होता था, वो भी फ़ायदा उठाते थे इस चीज़ का,
और जहाँ-जहाँ वर्कर्स इनोसेंट थे, हार्ड वर्किंग थे, वहाँ-वहाँ उनके साथ गलत हो जाता, ठीक है? बहुत सारे ऐसे करप्टेड रेगुलेटर्स थे जो उनके अटेंडेंस नहीं लगाते थे। तो अब इस डिजिटलाइज़ मोड ऑफ पेमेंट से, डिजिटलाइज़ मोड ऑफ अटेंडेंस से हर एक चीज़ सॉल्व हो गई, जिसके कारण वर्कर्स को या गवर्नमेंट को नुकसान होता था, ठीक है? सो यहाँ पे आप देखिए कि पेमेंट्स की दिक्कत हो गई, अटेंडेंस की दिक्कत हो गई, घोस्ट वर्क्स की दिक्कत हो गई, मिस अप्रोप्रिएशन की प्रॉब्लम हो गई, लीकेजेस, फंड के लीकेज की प्रॉब्लम हो गई। ये सभी चीज़ें अब एक साथ हमारी सॉल्व हो चुकी है अंडर दिस वीबी ग्राम मिशन, ठीक है? जो वीबी ग्राम कर दिया मैंने, मनरेगा स्कीम की जगह हमने वीबी ग्राम स्कीम कर दी है। सो ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स विच वर डैंगलिंग फ्रॉम सो लॉन्ग, दे ऑल हैव बीन नाउ करेक्टेड, ठीक है? ओके, चलिए अब अगली न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? ट्रेड डेफिसिट फॉल्स टू $6.6 बिलियन इन नवंबर ड्यू टू मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ठीक है? डेफिसिट मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा है कि डेफिसिट खराब चीज़ लग रही है ना? ऐसा लग रहा होगा ना नाम से, खराब चीज़ लग रही है, ठीक है? डेफिसिट मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत है कहीं पे, है ना? जहाँ भी डी वर्ड लग जाता है ऐसे ही लगता है कि दिक्कत है, ठीक है? सो डेफिसिट मतलब बेसिकली जब हम हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी वैल्यू आती है दैट इज़ डेफिसिट, ठीक है? अब अगर डेफिसिट कम हो रहा है ना? यानी कि इफ़ वी आर एक्सपोर्टिंग मोर एंड वी आर इम्पोर्टिंग लेस, तो डेफिसिट हमारा बढ़ेगा, ठीक है? मैं इसको अच्छे से समझा देती हूँ, वेट। अ, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? एक्सपोर्टिंग मोर, इम्पोर्टिंग लेस। चलो एक और बार पूरा अपना दिमाग ब्लर जो है उसको पूरा एकदम क्लियर कर लो, ठीक है? एक और बार वापस से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ट्रेड डेफिसिट, तो डेफिसिट जो है सुनने में लगता है कि खराब शब्द है, कुछ गलत हो रहा है, ठीक है? ये तो समझ में आ गया इतना, है ना? अब देखो ये पूरी पिक्चर जो है ना हमारी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है? अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो क्या है, हमारा फ़ायदा है। तो एक चीज़ समझ लो कि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इम्पोर्ट अगर हम कम कर रहे हैं, तो यानी कि हमें पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, सीधी बात है, पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट ना कम हो जाएगा, ठीक है? अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, हम अगर निर्यात ज़्यादा करें, दूसरे देशों को ज़्यादा चीज़ें भेज रहे हैं और दूसरे देशों पर हम कम आश्रित हैं, हम आश्रित कम है तो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है? अगर अच्छी चीज़ बढ़ेगी तो बुरी चीज़ कम होगी ना। तो अगर हमारा आश्रित यानी कि डिपेंडेंस दूसरे देशों पे कम हो रहा है, यानी कि हम अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं हम, ठीक है? हम डिपेंडेबल नहीं है उन पे, वी आर इकोनॉमिकली ग्रोइंग, तो हमारा जो डेफिसिट है वो अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है? सो हमारा जो बुरा हो रहा था इकोनॉमिकली वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम इकोनॉमिकली अच्छा कर रहे हैं। तो अगर न्यूज़ में आप देखो कि ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर न्यूज़ में आप देखो कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है तो ये खराब चीज़ है, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट, तो ये जो है बच्चों हमारा ट्रेड डेफिसिट का हमें पूरा अभी कंसेप्ट देखना है। भारत का नवंबर का अगर हम ट्रेड डेफिसिट देखते हैं गुड्स में, तो ये जो है थोड़ा सा गिरा है $6.6 बिलियन से, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारे बहुत तेज़ी से बढ़े, एक्सपोर्ट्स हमारे तेज़ी से बढ़े और इम्पोर्ट हमारे कम हुए। तो एक्सपोर्ट बढ़ा, इम्पोर्ट कम हुआ, यानी कि फ़ायदा हुआ तो जो नुकसान है वो कम हो जाएगा, तो ट्रेड डेफिसिट गिर जाएगा। इसलिए ट्रेड डेफिसिट नैरोड यानी कि कम हो गया है, ठीक है? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा, $31.94 बिलियन से बढ़ के $38.13 बिलियन पे आ गया एक साल में। यानी कि पिछले साल जो हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करते थे, सामान जो एक्सपोर्ट करते थे, पिछले साल के नवंबर में वी एक्सपोर्टेड समवेयर अराउंड $31.94 बिलियन। नाउ जस्ट एन ईयर लेटर वी आर एक्सपोर्टिंग $38.13 बिलियन, जस्ट 1 ईयर लेटर, ठीक है? तो एक साल में हमने करीबन करीबन 6 से 7 बिलियन डॉलर्स की बढ़ोतरी देखी है, अबाउट, है ना, 6 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स की। इसी के साथ अगर हम देखेंगे तो ये जो है ना ये पिछले 10 वर्षों का सबसे हाई एक्सपोर्ट गया हुआ है नवंबर में, है ना? अब आगे देखो इंपोर्ट की बात करते हैं, तो इंपोर्ट में कमी देखी हमने। पिछले साल हम 63.87 बिलियन का इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब एक साल बाद हमने $62.66 बिलियन का ही इंपोर्ट किया है। यानी कि इंपोर्ट में थोड़ा सा ही कमी आई, लेकिन आई, जो कि अच्छी चीज़ है। हम पहले लगभग लगभग $64 बिलियन का इंपोर्ट करते थे, अब हम लगभग 62.5 $62.6 बिलियन पे हैं। मतलब समवेयर अराउंड यू कैन थिंक कि $1.2 बिलियन का कम इंपोर्ट किया है। तो वो देखने में 1.2 ऐसा लगता है, सुनने में कि 1.2 ही तो है, बट उसके आगे जो बिलियन डॉलर लग गया है, तो आपको समझ में आ रहा है 1 बिलियन इज 100 करोड़ एंड डॉलर इज $1.90, ठीक है? सो यू अंडरस्टैंड 9,000 करोड़ हमने लगाया था उस दिन, तो 1.2 इंटू 9,000 करोड़ रुपीज, इतना कम इंपोर्ट किया हमने इस बार, इतना फायदा हो गया बेसिकली हमको, है ना? तो यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट जो है वो लगभग एज यू कैन सी
अबाउट $6 बिलियन से राइज हुआ है और इम्पोर्ट हमारा $1.2 बिलियन से कम हुआ है, यानी कि ओवरऑल फ़ायदा हमें बहुत हुआ है इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 60% से ज़्यादा गिर चुका है, यानी कि ट्रेड डेफिसिट पहले अगर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का डेफिसिट था, नुकसान था पहले, तो अब बस 40 रुपये का नुकसान रह गया। 60% तक का डेफिसिट हमारा कम हो गया इस चीज़ के कारण। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, जो यूएस के एक्सपोर्ट है ना वो 22 से 23% तक बढ़े हर साल दर साल, लेकिन अभी जो है बेसिकली टैरिफ के चलते हमें नुकसान हो रहा है। ये जो 50% तक का टैरिफ है इसके कारण नुकसान हो रहा है। अगर ये टैरिफ नहीं होता तो इस बार का ट्रेड डेफिसिट और कम हो सकता था। ठीक है, चलिए अब अगर हम इम्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हमने गोल्ड इम्पोर्ट जो है वो कम कर दिए हैं। इसी के साथ हमने जो है बच्चों $4 बिलियन तक का गोल्ड इम्पोर्ट हमने कम कर दिया है। ठीक है, और ओवरऑल अगर हम मर्चेंडाइज इम्पोर्ट की बात करते हैं तो वो भी हमने 1.9% कम कर दिया, यानी कि लगभग 2% मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कम कर दिए हैं और लगभग 60% तक का गोल्ड इम्पोर्ट हमने कम कर दिया है। ठीक है, तो हमने बहुत इम्पोर्ट कम किए और हमने एक्सपोर्ट बहुत बढ़ाया। ठीक है, सो बिकॉज वी रिड्यूस द इम्पोर्ट एंड वी इंक्रीज द एक्सपोर्ट, हमारा इकोनॉमिक रेवेन्यू अच्छा खासा हुआ है जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो गया। अब इसका एक है ना फॉर्मूला भी है, अगर आपको ऐसे नहीं थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, मैंने आपको बताया था ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो जब ट्रेड बैलेंस नेगेटिव आए, है ना, जब ट्रेड बैलेंस नेगेटिव आए, नेगेटिव कब आएगा, जब एक्सपोर्ट यानी कि जो ये वाला नंबर है ना ये छोटा हो और इम्पोर्ट बड़ा हो, तो ये क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आ गया मतलब ट्रेड डेफिसिट है ना, समझ में आ गया। तब देखो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, अगर एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा है और इम्पोर्ट छोटा है तो ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी कि हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट हमारा कम है और हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है, हम दूसरे देशों से ज़्यादा लेते हैं, तो फिर नेगेटिव वैल्यू आएगी जिसके कारण हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, इकोनॉमिक लॉसेज हमें देखने को मिलेंगे। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन इसका इम्पोर्ट से आप देख सकते हो कि अगर इम्पोर्ट हमारा बढ़ रहा है तो ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ेगा, इम्पोर्ट घट रहा है तो ट्रेड डेफिसिट भी कम हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट से इसका काउंटर रिलेशन है, अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो ट्रेड डेफिसिट कम होगा, एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इम्पोर्ट से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सपोर्ट से। ओके, है ना, तो डायरेक्टली क्या होता है कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली यानी कि उल्टा, ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है। ठीक है, सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इम्पोर्ट और ट्रेड डेफिसिट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, एक्सपोर्ट और ट्रेड डेफिसिट। समझ में आ गया? अंडरस्टूड? ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है मुझे बता सकते हैं? अब देखो 6.6 बिलियन का लॉजिक कहाँ से आया मैं बताती हूँ। अब अगर हम पूरा एक्सपोर्ट देखेंगे ना, देखो भारत को हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही आती है। ये जो ट्रेड बैलेंस है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, भारत को हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही आती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे एक्सपोर्ट हमेशा इंपोर्ट से कम ही रहते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट हमेशा कम ही रहते हैं। लेकिन अब जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो ये चेंज आ रहे हैं कि पहले हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम रहता था और इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हाई रहता था, यानी हम दूसरे देशों में कुछ भेजते ही नहीं थे और हम दूसरे देशों से बस तब मंगाया करते थे। नेल कटर तक हम दूसरे देशों से बुलवाते थे, पेंसिल शॉर्पनर तक हम दूसरे देशों से बुलवाते थे, एक टाइम पे ये हालत थी। तो हम बिल्कुल कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और सब कुछ इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ही खतरनाक था, यानी कि जो ट्रेड बैलेंस है अल्टीमेट नेगेटिव, क्योंकि एक्सपोर्ट बिल्कुल ही कम है और इम्पोर्ट बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी भी हम नेगेटिव में चल रहे हैं, लेकिन अब वो जो नेगेटिव वैल्यू है ना वो थोड़ी खत्म होती जा रही है, क्योंकि हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे जो एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे अब हमने दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और इम्पोर्ट जो हम बहुत ज़्यादा करते थे वो हमने मैन्युफैक्चरिंग कर करके इम्पोर्ट घटा दिया है, तो हम यहाँ से भी एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं और यहाँ से इम्पोर्ट को घटा रहे हैं। तो ट्रेड डेफिसिट अभी भी है, ये $6.6 बिलियन का डिफरेंस अभी भी है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में, लेकिन पहले $10 बिलियन $15 बिलियन का डिफरेंस आता था, अभी ये $6.6 बिलियन का ही डिफरेंस होके रह गया है। ठीक है, सो ट्रेड डेफिसिट अभी भी है, क्योंकि अभी हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है वो $38.13 बिलियन का था और इम्पोर्ट जो हमने किया था वो $44.8 बिलियन का था। तो ये जो टोटल डिफरेंस है ये $6.6 बिलियन के लगभग कुछ आया, तो डिफरेंस अभी भी है। समझ रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट अभी भी है, लेकिन जो नेगेटिव पिछले साल था उसके कंपैरिजन में अब कम नेगेटिव है, यानी कि अभी थोड़ा सा हम रिकवरी फेज में है। अंडरस्टूड? आगे समझ में है? शांति बिल जो है ये हमारा न्यूक्लियर एनर्जी को और न्यूक्लियर पावर प्लांट को प्राइवेटाइज करेगा। ठीक है, सो चलिए इसके बारे में ध्यान से देखते हैं।
शांति बिल टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू मेक रन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ठीक है, भारत में आज के पहले, इस शांति बिल के पहले तक जितना भी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन था, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी से जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या एनर्जी जनरेशन था, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट देखती थी। ठीक है, अब ये शांति बिल से हम प्राइवेट सेक्टर का इसमें इंटरफेरेंस अलाउ कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को भी न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश करना, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने का मौका मिलेगा। अब हमें ये देखना है कि इसके क्या क्या फीचर्स रहेंगे, इसका क्या फुल फॉर्म है, इसके पॉजिटिव्स क्या है, इसके नेगेटिव्स क्या है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है न्यूक्लियर एनर्जी जैसी चीज़ में अगर हम प्राइवेटाइजेशन अलाउ कर रहे हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल। ठीक है, ये कोई बहुत ही नॉर्मली लेने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ उसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, तो वो भी हमें देखना है। सो वी विल सी द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स एंड देन विल कंक्लूड कि इन विच डायरेक्शन इट इज़ गोइंग। ठीक है, तो जो शांति बिल है 2025 का, इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। समझ रहे हैं, यानी कि इसमें हम एडवांसमेंट्स कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ट्रांसफॉर्म ही तो हो रही है, पहले न्यूक्लियर एनर्जी गवर्नमेंट पूरा देखती थी, अब जो है इसमें हम प्राइवेट मेंबरशिप अलाउ कर रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज का इंटरफेरेंस अलाउ कर रहे हैं। तो ये जो है एक नया एटॉमिक एनर्जी का लॉ है, जिससे भारत का जो सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर है ना, वो अब प्राइवेट कंपनीज के द्वारा भी रेगुलेट हो सकता है। इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी आप देख सकते हो। और ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो 1962 का है और CLND यानी कि सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 का है, इसे अमेंड करता है। अब इसमें ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिससे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी अराइज हो रही है। सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट को भी अमेंड कर रहा है, यानी कि इसके नाम से समझ में आता है सिविल लाइबिलिटी, मतलब अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर एनर्जी के कुछ इधर उधर खराब फंक्शनिंग से या उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई उसके कारण अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट का कुछ इशू हो जाता है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ है ना, चेरनोबिल इंसिडेंट, ऐसे अगर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट का कुछ प्लांट का इशू आ गया, जैसे गैस लीक हुआ या न्यूक्लियर में समथिंग हैपन्स और द अदर थिंग हैपन्स, डिजास्टर हैपन्स, तो जो लाइबिलिटी है, जो सिविलियंस को आपको आप जिम्मेदार हो सिविलियंस के लिए, वो जिम्मेदारी कम कर दी गई है, क्योंकि भारत में पहले लाइबिलिटी बहुत ऊपर रखी हुई थी, तो लाइबिलिटी के स्टेक्स बहुत हाई थे, जिसके कारण बहुत सारी इंटरनेशनल फर्म्स और कंपनीज भारत में न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्ट नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें अगर उनसे कोई गलती हो गई तो उन्हें बहुत ज़्यादा हर्जाना, जिसे हम भुगताना भी कहते हैं, शायद भुगतान कहते हैं हिंदी में, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पनसेशन उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर यहाँ पर उनसे कोई भी गलती हुई है ना, जिससे लोगों का नुकसान हुआ, तो उन कंपनीज को बहुत ज़्यादा भुगतान देना पड़ता पहले। ठीक है, हर पर्टिकुलर इंसान जो भी इसमें इन्वॉल्व था, गवर्नमेंट को और एवरीबडी अराउंड दैट पर्टिकुलर इशू, उस चीज़ से डर के कोई भी कंपनी इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करती थी। अब हमारा ना एक गोल है, हमारा गोल है कि हमें ईयर 2047 तक जो है 100 गीगावाट ऑफ एनर्जी जनरेशन करनी है न्यूक्लियर एनर्जी से। एट प्रेजेंट भारत मात्र 8 से 9 गीगावाट का न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करता है, यानी कि हमारा बस 8 से 9 परसेंट जो है वो गीगावाट जो हमारा है पूरा जनरेशन वो न्यूक्लियर एनर्जी से आता है, रेस्ट हम जो है हमारे ट्रेडिशनल मेजर्स पे डिपेंडेंट है अभी भी। तो अगर हम चाहते हैं कि 100 गीगावाट पे जाएं, 8 से 9 गीगावाट से चेंज करके 100 गीगावाट पे अगर हम जाएं एनर्जी जनरेशन के लिए, तो हमें प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत लगेगी। प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए व्हाट डिड वी डू, हमने हमारी सिविलियंस की लाइबिलिटी को, जो जिसमें सिविलियंस का प्रोटेक्शन था, उस लाइबिलिटी को हमने कम कर दिया। तो अब इससे क्या है, इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा है, अंडरस्टैंडिंग, इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा है। इंडस्ट्रीज़ जो है इंडिया में आसानी से न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करेंगी, तो इंडिया की जो एनर्जी जनरेशन है वो बढ़ेगी, तो इंडिया को फ़ायदा ओवरऑल है, इंडिया को ओवरऑल इकोनॉमिक फ़ायदा है, एनर्जी जनरेशन का फ़ायदा है। लेकिन अगर इनके प्लांट्स में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, डिजास्टर्स आते हैं, तो पहले जो इनकी लाइबिलिटी थी, जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले थी इन पर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टेक कम कर दिया अभी, ताकि इंडस्ट्री इजीली अट्रैक्ट हो। समझ रहे हैं, चलो इसको ध्यान से देखिए। तो ये जो बिल है ना, ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को खत्म कर रहा है, इफेक्टिव इसकी मोनोपोली जो है वो खत्म कर रहा है, क्योंकि पहले जो है जितना भी हमारा न्यूक्लियर पावर जनरेशन था वो पूरा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखती थी, तो इसकी मोनोपोली थी, एक छत्र राष्ट्र था, डोमिनेंस था, अभी खत्म हो रहा है। और लाइसेंस गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं और प्राइवेट फर्म्स जो हैं जिन्हें लाइसेंस मिला हुआ है, वो जॉइंट वेंचर्स और परमिटेड एंटिटीज बना के अपना खुद का न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट भी कर सकती हैं और डिकमीशन भी कर सकती हैं। ठीक है, खुद का बना भी सकती हैं, ओन भी कर सकती हैं, ऑपरेट भी कर सकती है, डिकमीशन भी कर सकती हैं, यानी कि अब प्राइवेट एंटिटीज़ को भी यहाँ पर पावर मिल रही है न्यूक्लियर एनर्जी ग्रो करने के लिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा,
यहाँ पे वो फ्यूल फैब्रिकेशन भी हैंडल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी हैंडल कर सकते हैं और सेंट्रल लाइसेंसिंग उनके लिए मैंडेटरी है ये सब करने के लिए, है ना? अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि चलो ओवरऑल इन्वायरमेंटल वाले पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ठीक है, हमें न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन 100 गीगावाट एनी हाउ करनी है 2047 तक, ताकि हमारा जो रिलायंस है फॉसिल फ्यूल्स पे, थर्मल पावर पे, जिससे कार्बन एमिशन होता है वो कम हो जाए, तो इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव ओके। नेक्स्ट, हमें जो है पता है कि अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट सेंट्रिक चलेंगे तो ये टारगेट अचीव करना मुश्किल है, ठीक है? सो हम जो है प्राइवेट एंटिटीज़ को एंट्री दे रहे हैं, ठीक है? अब हमें समझ में आया कि जब तक हम लाइबिलिटी का कैपिंग कम नहीं करेंगे, प्राइवेट कंपनीज एंटर करने से डरेंगी, क्योंकि लाइबिलिटी कैपिंग बहुत ज़्यादा है, तो हमने लाइबिलिटी कैपिंग कम कर दी, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे कैपिंग कम करने से दिक्कत ये हो गई कि अगर कोई भी हादसा होता है, तो जितनी आंसरेबिलिटी पहले इन कंपनीज़ को थी, अब उतनी आंसरेबिलिटी नहीं है इनके सिर पे, ठीक है? सो यहाँ पे दिक्कत किसको हो जाएगी? सिविलियंस को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक मॉडर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रहा है जो कि पार्लियामेंट को आंसरेबल है स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस फॉर सेफ्टी के साथ। तो यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से इसको बैलेंस किया। इन्होंने बोला कि भैया अगर आप लाइबिलिटी वाले सेक्टर में कम आ रहे हैं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है भारत में और हम आपका लाइबिलिटी वाला कैपिंग कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब आपको एक चीज़ करना पड़ेगी कि आप हमसे जो एग्रीमेंट साइन करेंगे उसमें सेफ्टी को आप सबसे ऊपर रखेंगे लोगों के लिए, ठीक है? तो सेफ्टी के जितने भी प्रोविजंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए गए, यहाँ पे उन प्रोविजंस को इंपॉर्टेंस दी गई, सिक्योरिटी के प्रोविजंस को इंपॉर्टेंस दी गई और साथ ही साथ सेफ गार्ड, क्वालिटी एश्योरेंस और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। यानी कि उन्होंने बोला कि अगर हम आपके लिए लाइबिलिटी कम कर रहे हैं तो आपको यहाँ हमें गारंटी देना पड़ेगी कि आप सेफ्टी, सिक्योरिटी, इमरजेंसी प्रोविजंस, प्रिपेयर्डनेस, इन सब में अपनी जो क्वालिटी है वो मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है? सो उस पर बात हुई यहाँ पे। आगे ये जो शांति है, इससे क्या हो रहा है? न्यूक्लियर लाइबिलिटी रीराइट हो रही, सीधी सी बात है। पहले जो है हमारे लीगल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज के लिए बहुत ज़्यादा थी, यानी कि लोगों को अगर लोगों का कुछ नुकसान हो जाता था तो उन्हें कॉम्पनसेशन मिलता था, बहुत ज़्यादा मासेस पे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता था, ठीक है? अभी क्या होता था पहले पहले की अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई न्यूक्लियर डैमेज हो रहा है तो सप्लायर्स को भी डैमेज का भुगतान करना है और प्लांट ऑपरेटर्स को भी भुगतान करना है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सप्लायर्स को भुगतान नहीं करना है, सिर्फ प्लांट ऑपरेटर्स को करना है, समझ गए? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सप्लायर लाइबिलिटी थी ना वो पूरी खत्म हो गई है। सिर्फ ऑपरेटर जो प्लांट ऑपरेट करेंगे ना उन्हें ही अगर अगर कोई नुकसान हो गया, उस प्लांट के कारण कोई भी इशू आ गया, तो सप्लायर और ऑपरेटर जो पहले दोनों भुगतान करते थे अब केवल ऑपरेटर भुगतान करेगा, यानी कि जो प्लांट को ऑपरेट कर रहा है अब केवल वो भुगतान करेगा। उस प्लांट को जिसने बनाया, सब कुछ सप्लाई किया, एवरीथिंग विच द बॉडी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैंडिंग और स्टैब्लिशिंग दैट प्लांट, वो बॉडी उसके लिए जिम्मेदार अब नहीं रहेगी लाइबिलिटी के लिए। लेकिन हाँ, जो बॉडी उसको ऑपरेट कर रही है वही अब सारा का सारा लाइबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है? अब यहाँ पे देखो इससे क्या हो रहा है कि CLND एक्ट थोड़ा अमेंड होगा, है ना? और जो लोगों को थोड़ी सी गारंटी थी पहले, वो गारंटी अब कम हो गई है, ठीक है? इसी के साथ आप देखिए कि इसके चलते क्या होगा, फॉरेन वेंडर्स अब ज़्यादा इंटरेस्टेड इंडिया में, क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत हो गई तो उनको नुकसान कम देना पड़ेगा, नुकसान की भरपाई कम करनी पड़ेगी, तो उससे अब वो लोग इंटरेस्टेड हो गए, ठीक है? और अब वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं इन द न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। चलिए, ऑपरेटर लाइबिलिटी जो है अभी कैप कब कहाँ तक गई है ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऑपरेटर लाइबिलिटी जो है ये कैप की गई है रिएक्टर साइज के अनुसार, यानी कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर है उसी के अकॉर्डिंग जो है ऑपरेटर लाइबिलिटी रहेगी। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर साइज में बड़ा है तो ऑपरेटर के ऊपर जो लाइबिलिटी आ रही है वो भी ज़्यादा आएगी। अगर पावर प्लांट का रिएक्टर का साइज छोटा है तो ऑपरेटर के ऊपर जो भुगतान की लाइबिलिटी है वो भी कम आएगी, ठीक है, साइज के हिसाब से। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर रिएक्टर का कैपेसिटी 150 मेगावाट तक का है तो लाइबिलिटी उसके ऊपर पैसे की कितनी आएगी, 100 करोड़ रुपए की। यानी कि अगर 150 मेगावाट का रिएक्टर कुछ डैमेज कर जाता है या कुछ हादसा कर जाता है तो यहाँ पर ऑपरेटर को 100 करोड़ तक का भुगतान करना पड़ेगा। वहीं अगर रिएक्टर का साइज जो है 3600 मेगावाट के ऊपर है तो ऑपरेटर को कितना भुगतान करना पड़ेगा, 3000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है? सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर रिएक्टर का साइज बड़ा है तो ऑपरेटर को पैसे ज़्यादा भुगतान में देने पड़ेंगे, रिएक्टर का साइज छोटा है तो भुगतान के पैसे भी थोड़े कम रहेंगे, ठीक है? यूनियन गवर्नमेंट एज्यूम कर रही है कि लाइबिलिटी फॉर डैमेज बियॉन्ड दीज कैप्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, 100 करोड़ 3000 करोड़ रुपए। और इसी के साथ उन्होंने पेनल्टीज भी लगाई है कि अगर कोई भी सेफ्टी या सिक्योरिटी या इमरजेंसी प्रोविजंस को
देखा नहीं या फॉलो नहीं किया गया या उसको इग्नोर किया गया, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के मामले में उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं, उनको पेनल्टी लगाई जाएगी और उनको ये जो पनिशमेंट्स हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम प्राइवेट सेक्टर का रोल देखते हैं और इन्वेस्टमेंट रूल्स का रोल देखते हैं इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, तो प्राइवेट कंपनीज अब पार्टिसिपेट कर पाएंगी। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छा चलेगा, एटॉमिक मिनरल्स जो हैं इनके सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट में आसानी होगी, साथ ही साथ न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट जो है वो भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के इंडिया में आएंगे। साथ ही साथ जो प्लांट ऑपरेशन था जो पहले गवर्नमेंट के अंडर चलता था, अब वो प्राइवेट प्रोविजंस के अंडर भी चलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे 49% तक का हमने प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया है। ठीक है, कितना परसेंट तक का, 49% तक का। तो अभी भी 100% नहीं दिया हुआ है हमने, वी हैव गिवन 49% ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोविजंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हमने 100% अलाउंस अभी नहीं दी है, 100% अलाउंस नहीं दी है, वी हैव ओनली गिवन 49% अलाउंस। यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट है उसकी मोनोपोली कम होगी लेकिन ख़त्म नहीं होगी। 49% स्टेक ही प्राइवेट के पास है, 51% अभी भी गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। ठीक है, सो मेजर स्टेक्स अभी हमने अपने पास ही रखे हुए हैं एट प्रेजेंट, क्योंकि अभी हम इन्हें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एकदम से 100% दे देंगे तो बहुत ज़्यादा मेजर फ्लॉज और प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है ऑपरेशन में। तो यहाँ पे वी हैव गिवन 49% टू देम, 51% इज स्टिल कंट्रोल बाय पब्लिक एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइज। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो नया फ्रेमवर्क है बच्चों, ये इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कैपिटल और टेक्नोलॉजी अट्रैक्ट हो, क्योंकि लाइबिलिटी हमने कम कर दी, रिएक्टर साइज के अनुसार कर दी है। इसी के साथ यहाँ पे हमने क्लियर इंश्योरेबल लाइबिलिटी तो दी ही दी है, साथ ही साथ एक ऐसा यूनिफाइड स्टैचू बना दिया है कि भैया आपको ये पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोविजंस फॉलो करने हैं, और उसका हमने एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर अलाइन कर दिया है। इसी के साथ यहाँ पर जितना भी इंडस्ट्री, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन का जितना भी इंडस्ट्री है उसमें जो भी दिक्कतें थी, जो भी कंसर्न्स थी, उनको हमने पहले ही एग्रीमेंट में ऐड कर दिया कि भैया पहले से ही आपको सिक्योरिटी, सेफ्टी, स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशन ये सब इंश्योर करने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर हम करंट की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट इंडिया सिर्फ 8 से 9 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करती है और हमें पहुंचना है 100 गीगावाट तक। अगर हम टोटल एनर्जी जनरेशन की बात करें ना कि 100% अगर एनर्जी जनरेट होती है अलग अलग तरीके से, तो उन 100% में से मात्र 1.5 से 2% एनर्जी न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट हो रही है बस, बाकी 98% दूसरे सेक्टर से जनरेट हो रही है। तो हमें ये 8 to 9 गीगावाट को 100 गीगावाट तक ले जाना है बाय द ईयर 2047। तो ये टारगेट याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। ये इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जनरेट होती है उसमें कार्बन एमिशन नहीं रहते हैं, तो ये पर्यावरण के लिए वैसे कार्बन वाइज नुकसानदायक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नेट जीरो कार्बन एमिशंस को कमिट करने के लिए व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पे 49% फॉरेन इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन अलाउ कर दिया है इन द न्यूक्लियर एनर्जी सेगमेंट। ओके बच्चों, चलिए, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? आज बहुत भारी भारी न्यूज़ है, इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी है ना? ऐसे दिन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जब बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूज़ आती है जिनको आप डिटेल में पढ़ो, आपको पता पड़ता है कि अरे हमारे देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसी पॉलिसी चेंज होती है। ऐसे न्यूज़ वाले हमारे काम के। मुझे लग गई, खुद ही काट लिया मैंने अपना गाल। चलिए, ओके, सो अभी आप लोगों को सब समझ में आ गया बच्चों? और क्लियर? चलो ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए शांति के बारे में हम अच्छे से देखते हैं कि शांति एम्फसाइजेस डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस रिएक्टर्स इंक्लूडिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो यहाँ पे वही है, रिएक्टर्स के हिसाब से उन्हें ऑपरेबिलिटी देखनी पड़ेगी और रिएक्टर्स के हिसाब से उन्हें पैसे देना पड़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे वही है कि अगर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स रहेंगे तो आपके जो एनर्जी जनरेशन है वो कम रहेगा, लाइबिलिटी कम रहेगा, है ना, मैनेजमेंट आपको हिसाब से रहेगा। क्रिटिसिज्म एक बार देख लो बच्चों, क्रिटिक्स ने यहाँ पर नोट किया है कि इससे क्या होगा कि आप कैपिंग अगर इस प्रकार से कर रहे हैं, ऑपरेटर लाइबिलिटी कम कर रहे हैं, तो बिल से क्या होगा, इंसेंटिव रिड्यूस हो जाएंगे, है ना, यानी कि एक सेफ्टी कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं लोगों की, ऐसा बहुत सारे क्रिटिक्स का कहना है। तो सेफ्टी से रिस्क की तरफ ये बढ़ता हुआ जा रहा है, बस इसलिए क्योंकि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा चाहिए। ओके, चलिए, सिविल सोसाइटी ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो सिविल सोसाइटी ग्रुप और कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनको चिंता है कि भैया इससे क्या होगा, वेस्ट मैनेजमेंट में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, कैपेसिटी जनरेशन ज़्यादा होगी तो हो सकता है कि प्रॉब्लम्स के चांसेस भी ज़्यादा हों, है ना। रैपिड प्राइवेटाइजेशन इतने सेंसिटिव सेक्टर में प्रॉब्लम तो क्रिएट करता ही करता है। साथ ही साथ एक और चीज़ है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो हैं वो ये नहीं देखेंगी कि वो कैसे डिस्पोज कर रही हैं वेस्ट। ठीक है, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोज कैसे कर रही हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी भारत में दिल्ली साइड, आगरा साइड, यहाँ सब जगह पॉल्यूशन इसीलिए है क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़
बिना कुछ देखे समझे सोचे वेस्ट डंप कर देती हैं, क्योंकि वो सिर्फ प्रॉफिट निकालने में लगी हुई हैं। तो अब ऐसे में अगर न्यूक्लियर वेस्ट के ऊपर भी वो ये सब करने लग गई, तो न्यूक्लियर वेस्ट तो डिकम्पोज होता नहीं, ऊपर से बहुत रिएक्टिव रहता है, उसका वेस्ट भी बहुत रिएक्टिव रहता है। अगर पानी में यूं भी डंप कर दिया ना, तो पानी के जीव जंतु मर सकते हैं। कहीं सॉइल पे डंप कर दिया तो सॉइल पूरी कंटामिनेट होकर लोगों के खाने और लोगों के पानी में ये सब चीज़ें आ सकती है। आपने देखा होगा ना अभी स्टडी, बिहार में जो माताओं का जो मदर मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क है, वो उससे जितने भी हमारे ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ये बच्चों में पास डाउन हो रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे लेड के, आर्सेनिक के कंपोनेंट्स हैं, ये मदर के ब्रेस्ट मिल्क से बच्चों में पास हो रहे हैं, जिससे बच्चों में बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकता है कि फिर कंटामिनेशन से लोगों के खाने पानी पीने में आ जाए। तो यहाँ पे यही चीज़ हमें देखनी है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये वेस्ट मैनेजमेंट सही से करें इस चीज़ का। इफ़ द वेस्ट मैनेजमेंट इज़ नॉट क्लियर, फिर हो सकता है लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़, लोगों को बहुत ज़्यादा इन सब इश्यूज़ से डील करना पड़ जाए। ठीक है, अंडरस्टूड? चलिए।